उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया कि राज्य में इस बार फिर बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। न्यूज 18 से खास बातचीत में योगी ने चेताया कि यूपी में सज्जनों के लिए विकास और माफिया के लिए बुलडोजर है। में आपका दौरा है, अपार भीड़ जनसभा मिल रही है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार को ये जनता जनार्दन का आशीर्वाद है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन की सरकार ने प्रदेश में सुरक्षा की बेहतर स्थिति बनाने, कानून का राज स्थापित करने, विकास कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने, अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति और सुशासन के जिन मूल्यों की स्थापना की है, उसके लिए जनता जनार्दन का आशीर्वाद है। सर, पहले चरण के बाद कितनी सीटों को मिलने का अनुमान है? भारतीय जनता पार्टी 2014, 2017, 2019 की पुनरावृत्ति कर रही है। सर, एक सवाल मेरा ये भी है कि आने वाले चरणों में किस मुद्दों पर चुनाव वोट करेंगे? राष्ट्रवाद, सुरक्षा और सुशासन के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी जनता जनार्दन की अदालत में है। कितना पसंद कर रहे हैं लोग? विकास और बुलडोजर साथ साथ चलेंगे। सज्जनों के लिए विकास है और माफियाओं के लिए बुलडोजर भी है। यूपी की चुनावी रैलियों में पहले चरण के मतदान की गूंज सुनाई पड़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अखिलेश यादव दोनों ने अपनी रैलियों में इस बात का जिक्र किया। और कासगंज में चुनाव प्रचार करने पहुंचे पीएम ने दावा किया कि पहले चरण के मतदान में बीजेपी को खूब वोट मिले। यूपी को सुरक्षित रखने के लिए, यूपी के विकास के लिए भारी मात्रा में कमल को वोट दिया है। वहीं रामपुर की जनसभा में अखिलेश यादव भी पहले चरण की वोटिंग का जिक्र करने से नहीं चूके। पहले चरण की जनता ने 10 फरवरी को ही अपना परिणाम सुना दिया है। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने बाकी के चरणों में भी इसी तरह अपनी पार्टी को समर्थन मिलने की बात कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ आज यूपी में कई चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी की आज दोपहर करीब 3:30 बजे यूपी के कन्नौज में चुनावी रैली है, जहां तीसरे चरण में 20 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। सीएम योगी आज सहारनपुर के देवबंद और बेहट के साथ ही अमरोहा के हसनपुर में भी चुनावी सभा में शामिल होंगे। दोनों ही जिलों में दूसरे चरण में 14 फरवरी को मतदान होगा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा रोड शो किया। दूसरे चरण में बरेली जिले की 9 सीटों पर वोट डाले जाने हैं। चुनाव प्रचार करने बरेली पहुंचे योगी आदित्यनाथ के रोड शो में लोगों की भारी भीड़ जमा हुई, जिसे संभालना पुलिस के लिए भी मुश्किल हो गया। बरेली की सड़कें खचाखच भर गईं। लोगों की भारी भीड़ हाथों में बीजेपी के झंडे लेकर चलती रही। इस दौरान लगातार बीजेपी के समर्थन में नारे गूंजते रहे। बाजार भी मुख्यमंत्री के स्वागत में सफेद और भगवा गुब्बारों से सजाया गया था। दुकानदार भी सीएम के स्वागत में फूल बरसाने लगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक रथ पर सवार हुए, जिस पर उनके साथ बरेली और बरेली कैंट से बीजेपी के उम्मीदवार भी मौजूद रहे। योगी आदित्यनाथ लगातार विक्ट्री साइन बनाकर लोगों को दिखाते रहे। जिन गलियों से रोड शो गुजरा, वहां छतों पर भी लोगों की भीड़ जुटी रही। ठंड में छतों पर जमा हुए लोग मोबाइल फोन से वीडियो रिकॉर्ड करते रहे। और लोगों की इस भीड़ को देखकर योगी आदित्यनाथ ने दावा किया कि बीजेपी इस बार जीत का नया रिकॉर्ड बनाने वाली है। राष्ट्रवाद, सुरक्षा और सुशासन के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी जनता जनार्दन की अदालत में है। कितना पसंद कर रहे हैं लोग? विकास और बुलडोजर साथ साथ चलेंगे। सज्जनों के लिए विकास है और माफियाओं के लिए बुलडोजर भी है। बरेली की जिन 2 सीटों पर प्रचार करने के लिए योगी आदित्यनाथ पहुंचे, उनमें एक बरेली सदर है, दूसरी सीट का नाम है बरेली कैंट। ये दोनों ही ऐसी सीटें हैं जो फिलहाल बीजेपी की झोली में हैं, लेकिन बरेली कैंट सीट से बीजेपी ने सिटिंग एमएलए की टिकट नहीं दी। उनकी जगह इस बार संजीव अग्रवाल को टिकट दी, जिनका मुकाबला समाजवादी पार्टी की सुप्रिया आरन से। वो पूर्व सांसद प्रवीण सिंह आरन की पत्नी है। हैरानी की बात यह है कि उन्हें पहले कांग्रेस ने टिकट दिया था, लेकिन कांग्रेस से टिकट मिलने के बाद वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो गई और समाजवादी पार्टी ने ही उन्हें टिकट भी दे दी। इसी तरह दूसरी सीट है बरेली सदर, जहां से बीजेपी के अरुण कुमार सक्सेना विधायक हैं।
2 बार से वो चुनाव जीत रहे हैं और इस बार भी बीजेपी ने उन्हीं पर दांव खेला है। हालांकि ये ऐसी सीट है जो बीजेपी का गढ़ मानी जाती है। 1985 से ही बरेली की शहरी सीट पर बीजेपी का कब्जा है। समाजवादी पार्टी या बीएसपी का यहां कभी खाता भी नहीं खुला। हालांकि समाजवादी पार्टी ने इस बार बरेली शहर सीट पर भी पूरी ताकत झोंकी हुई है और पूर्व पार्षद राजेश अग्रवाल को उम्मीदवार बनाया है। यूपी के साथ ही पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ आज उत्तराखंड में भी चुनाव प्रचार करेंगे। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह भी आज हरिद्वार में गंगा पूजन में शामिल होंगे और देहरादून में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी उत्तराखंड के रुद्रपुर में रैली को संबोधित करेंगे, जबकि टिहरी में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित करेंगे। बाहुबली डीपी यादव ने अपने बेटे को चुनावी मैदान में उतार दिया। उनके बेटे कुणाल यादव ने राष्ट्रीय परिवर्तन दल के टिकट पर यूपी के बदायूं जिले की सहसवां विधानसभा सीट से पर्चा भरा और उनके साथ पिता डीपी यादव और मां उर्मिलेश यादव ने भी उसी सीट से नामांकन दाखिल किया। ऐसा इसलिए ताकि कुणाल का नामांकन खारिज होने पर परिवार का ही कोई सदस्य इस सीट से चुनाव लड़ सके। हालांकि चुनाव आयोग ने कुणाल का नामांकन स्वीकार कर लिया, जिसके बाद दोनों ने अपना नामांकन वापस ले लिया। विदेश से पढ़कर लौटे कुणाल पहली बार राजनीति में हाथ आजमा रहे हैं, जिन्हें विधायक बनाने के लिए डीपी यादव जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। हम जनता का काम करते हैं और अब तक हमने ही काम किए हैं। यहाँ हमारे मुकाबले किसी का काम इस क्षेत्र में नहीं है। डीपी यादव के साथ कुणाल यादव भी अपने समर्थकों के साथ गांव-गांव जाकर लोगों से वोट देने की अपील कर रहे हैं। गरीबी बहुत ज्यादा है, पिछड़ा हुआ इलाका है, एजुकेशन नहीं है। यहाँ का अकेला डिग्री कॉलेज भी आजादी के बाद से हम नहीं दिया। कुछ महीने पहले ही बाहुबली डीपी यादव जेल से बाहर आए हैं और आते ही उन्होंने ये जताने की कोशिश शुरू कर दी कि उनका रुतबा अब भी इलाके में बरकरार है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कासगंज की रैली में ईवीएम के बहाने विपक्ष पर हमला बोला। पीएम ने कहा कि पहले चरण में बीजेपी के लहराते हुए परचम को देखकर अभी से कुछ नेता ईवीएम पर सवाल उठाने लगे हैं। उन्होंने अभी से ही ईवीएम पर, चुनाव आयोग पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है। अब ईवीएम को दोष दो, अरे जनता जनार्दन आपको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। अब उत्तर प्रदेश को गुंडा राज नहीं चाहिए। पंजाब में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों के लिए नवजोत सिंह सिद्धू के प्रचार नहीं करने का मामला बढ़ता जा रहा है। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के मीडिया सलाहकार सुरिंदर दल्ला ने सिद्धू के पास प्रचार के लिए हेलीकॉप्टर नहीं होने का मुद्दा उठाया और इशारों में पार्टी पर निशाना भी साधा। 2017 में हेलीकॉप्टर था, पार्लियामेंट में भी हेलीकॉप्टर था। देखिए इस बार क्यों नहीं है? अब ये इस बार क्यों नहीं हेलीकॉप्टर है, ये खोज का विषय है, इस पे रिसर्च होनी चाहिए भाई। पार्टी से आप लोगों ने कहा है कि हेलीकॉप्टर दें तो चुनाव प्रचार में गति आएगी, या आप लोग चाहते हैं कि हेलीकॉप्टर मिले? हम क्यों मांगेंगे? पंजाब में प्रचार से सिद्धू ने किनारा कर लिया है। चरणजीत सिंह चन्नी को सीएम के चेहरे के तौर पर चुने जाने के बाद से ही सिद्धू ने अमृतसर ईस्ट से बाहर की किसी सीट पर प्रचार नहीं किया, जबकि करीब एक हफ्ते से सिद्धू अपनी सीट अमृतसर ईस्ट पर लगातार प्रचार कर रहे हैं, जहां विक्रम सिंह मजीठिया उन्हें चुनौती दे रहे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू के मुताबिक इस वक्त उनका पूरा फोकस सिर्फ अपनी सीट पर है, लेकिन जब उनसे पंजाब की बाकी सीटों पर प्रचार करने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने चरणजीत सिंह चन्नी की तरफ इशारा कर दिया। एक लीडर पार्टी तय कर दी है, वो जा रहा है, बड़ा वधिया जा रहा है। हालांकि पंजाब में प्रचार से किनारा करने वाले सिद्धू ये याद दिलाने से नहीं चूके कि वो पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और पार्टी अगर अध्यक्ष के तौर पर उन्हें प्रचार करने के लिए कहेगी तो वो 5 से 7 सीटों पर प्रचार कर देंगे। वहीं सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर भी अमृतसर ईस्ट सीट पर उनके लिए प्रचार में जुटी हैं, लेकिन सिद्धू के पंजाब की दूसरी सीटों पर प्रचार करने के सवाल के जवाब में उनकी जबान पर भी चन्नी का ही नाम आया। हमारे पास तो वो चॉपर भी नहीं है, जो सीएम साहब हैं उनकी तो ड्यूटी बनती है, उनकी अपनी सीट वैसी सेफ होगी क्योंकि वो सीएम कैंडिडेट है। वैसे सिद्धू ने यह दावा जरूर किया कि अपनी सीट पर प्रचार करने से पहले ही उन्होंने पंजाब की 40 से ज्यादा सीटों पर प्रचार कर लिया था। तो नाव केस में पुलिस ने दूसरे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी सूरज समाजवादी पार्टी के नेता फतेह बहादुर सिंह के बेटे रजोल सिंह का साथी है, जो इस मामले में मुख्य आरोपी है। और एक रोज पहले उसी की निशानदेही पर 2 महीने से गायब लड़की का शव बरामद किया गया था। आरोप है कि रजोल सिंह और सूरज ने पहले उस लड़की की हत्या की और फिर दोनों ने मिलकर उसके शव को खेत में गाड़ दिया था। एक अभियुक्त और जिसमें गिरफ्तार किया गया है, सूरज जिसका नाम है,
राजौल सिंह पहले ही गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है। जिस खेत से लड़की का शव बरामद हुआ वो खेत समाजवादी पार्टी के नेता फतेह बहादुर सिंह का है और ठीक उसी खेत के बगल में उनका एक आश्रम भी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहाँ खुदाई की गई है और यहीं से मृतक की बॉडी रिकवर की। ये बात भी सामने आई कि आश्रम में आरोपी रजौल सिंह का आना जाना लगा रहता था, जहां उसका एक कमरा भी बना है और कभी कभार वो वहां रुकता भी था। लेकिन ये बात अभी तक साफ नहीं हो सकी है कि आरोपी रजौल सिंह लड़की को आश्रम में लेकर आया था या नहीं। हालांकि पुलिस इस बात की जांच में जुटी है। इस दौरान न्यूज 18 की टीम ने आश्रम के महंत विनोदानंद से रजौल सिंह के बारे में बातचीत की, लेकिन वो कैसा आदमी है इस सवाल के जवाब में उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। राजौल की प्रवृत्ति क्या थी, कैसा इंसान था? अब बेटा इन सब चीजों पे हमसे प्रश्न नहीं करो, सभी लोग जानते हो, क्या करें। वहीं घर वालों का आरोप है कि उनकी लड़की ने 1 महीने के लिए रजौल सिंह की दुकान में काम किया था और तभी से वो उसके पीछे पड़ा था और उससे शादी करना चाहता था। मेरी बेटी इसकी दुकान पे 1 महीना काम किया था रजौल सिंह के। किस चीज की दुकान थी रजौल? कपड़े की थी। घर वालों ने यह भी आरोप लगाया कि 8 दिसंबर को रजौल सिंह ने उनकी लड़की को आधे घंटे के लिए बुलाया था, लेकिन इसके बाद से उसका कोई पता नहीं चला। इस दौरान उन्होंने रजौल सिंह को कई बार फोन भी किया और हर बार उसने लड़की को जल्द घर भेजने की बात कही, लेकिन जब वो घर नहीं लौटी तो उसके घर वालों ने थक हार कर पुलिस में केस दर्ज करा दिया। वहीं 2 महीने से गायब लड़की का शव मिलने से यूपी की सियासत गर्मा गई और बीजेपी ने इस घटना के बहाने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को घेर लिया। बेटी का शव बरामद होता है तो मैं पूछना चाहता हूं अखिलेश यादव जी से, क्या यही नई सपा है? बीजेपी के हमले पर समाजवादी पार्टी की तरफ से भी पलटवार किया गया। ये पुलिस की और प्रशासन की खुली छूट थी जिसकी वजह से कार्रवाई नहीं हुई है। हम परिवार के साथ हैं। तो वहीं कांग्रेस ने इस घटना के बहाने राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए, क्योंकि लड़की 2 महीने से लापता थी और इस दौरान पुलिस उसका पता तक नहीं लगा पाई। हालांकि 1 रोज पहले पुलिस ने उसका शव बरामद कर लिया, जिसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट से कई चौंकाने वाली बातें सामने आई, जिसमें यह बताया गया कि लड़की की मौत गला दबाने की वजह से हुई थी। इसके अलावा लड़की की गर्दन की हड्डी भी टूटी हुई मिली और तो और उसके सिर पर चोट के 2 गहरे निशान पाए गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से लड़की के साथ मारपीट की भी पुष्टि हुई है। मतलब यह कि हत्या से पहले आरोपियों ने न केवल उसे बुरी तरह पीटा बल्कि टॉर्चर भी किया था। हालांकि हत्या से पहले लड़की का रेप किया गया था या नहीं, इसका पता लगाने की भी कोशिश की जा रही है, ताकि आरोपियों के खिलाफ मजबूत केस बनाकर उन पर कड़ी कार्रवाई की जा सके। उन्नाव की इस घटना पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। साथ ही उन्होंने यह भरोसा जताया कि योगी सरकार में किसी भी कीमत पर आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। 5 वर्षों में जिस तरह से योगी जी ने सरकार चलाई है गुंडाराज माफिया राज के खिलाफ और आम जनमानस को न्याय दिलाने का काम किया है, यहाँ पर भी करेंगे। टीएमसी में एक व्यक्ति एक पद पर घमासान छिड़ गया। ऐसा तब हुआ जब ममता सरकार में मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य के ट्विटर अकाउंट की प्रोफाइल पिक्चर पर 1 पर्सन 1 पोस्ट का समर्थन करती हुई तस्वीर दिखाई दी। हालांकि बाद में ये प्रोफाइल पिक्चर बदलकर वहां ममता के साथ चंद्रिमा भट्टाचार्य की तस्वीर लगा दी गई। इसके साथ ही चंद्रिमा ने यह आरोप लगाया कि 1 पर्सन 1 पोस्ट का समर्थन करने वाली तस्वीर चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की कंपनी आईपैक ने उनकी जानकारी के बिना ही प्रोफाइल पिक्चर पर डाल दी थी। मंत्री की सफाई के तुरंत बाद चुनावी रणनीति बनाने वाली कंपनी आईपैक का जवाबी ट्वीट आया, जिसमें उसने मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य के आरोपों को खारिज करते हुए उन पर झूठ फैलाने का आरोप मढ़ दिया। इस मुद्दे को बीजेपी ने लपक लिया और उसके नेता अमित मालवीय ने ट्वीट करते हुए दावा किया कि अभिषेक बनर्जी अब ममता को ही चुनौती दे रहे हैं। विवाद बढ़ने के बाद सामने आए टीएमसी नेता फिरहाद हकीम ने एक व्यक्ति एक पद वाली पोस्ट को खारिज कर दिया। सोशल मीडियाয় যে ক্যাম্পেইনটা হচ্ছে 1 पर्सन 1 पोस्ट, এটা সর্বভারতীয় तृणमूल कांग्रेस अनुमोदन करें। इससे पहले टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के करीबी माने जाने वाले नेताओं अदिति गायन और आकाश बनर्जी ने एक व्यक्ति एक पद की खुलकर वकालत की। हिजाब विवाद की आंच देश के कई हिस्सों में पहुंच गई। पिछले कई दिनों से देश के दूसरे हिस्सों में कर्नाटक के हिजाब विवाद पर प्रदर्शन हो रहा था, लेकिन अब कई राज्यों से वैसे ही कुछ मामले सामने आए, जिनमें जयपुर भी शामिल है, जहां के चाकसू इलाके के कॉलेज में कुछ लड़कियों के हिजाब पहनकर जाने पर विवाद हो गया। ये लड़कियां जैसे ही कैंपस में दाखिल हुईं, उन्हें ये बोलकर रोक दिया गया कि वो यूनिफॉर्म में नहीं है, जिसके बाद वो लड़कियां और उनके साथ खड़े कुछ लोग बहस करने लगे। देखते ही देखते बात स्कूल मैनेजमेंट तक पहुंच गई
और हिजाब में आई लड़कियों के घर वालों की स्कूल प्रबंधन से कहासुनी हो गई, क्योंकि स्कूल मैनेजमेंट यूनिफॉर्म के नियम पर सख्ती करने के मूड में दिखा। हिजाब पहन के यूनिफॉर्म के अंदर है वो, तो बिना यूनिफॉर्म में आई है वो हिजाब। विवाद बढ़ा तो पुलिस पहुंची और उसने मामला शांत करवाया और हिजाब में आई लड़कियों की स्कूल में एंट्री हो गई। कुछ ऐसा ही विवाद यूपी के जौनपुर से सामने आया, जहां मुस्लिम समुदाय की एक लड़की ने स्कूल के एक शिक्षक पर उसका अपमान करने का आरोप लगाया और इसकी वजह उसका हिजाब पहनना बताया। लड़की ने आरोप लगाया कि शिक्षक ने उसे अपशब्द कहे और हिजाब पहनने की वजह से उसे क्लास से बाहर निकाल दिया। और उन्होंने कहा हिजाब लगाने वाली लड़कियों का अधिकार नहीं है क्लास करने का। तुरंत हमें क्लास से बाहर निकाल दिया। मामले ने तूल पकड़ा तो स्कूल मैनेजमेंट ने जांच शुरू कर दी। देखता हूँ, कोई पकड़ की जांच करता हूँ, फिर आगे जो उचित होगा कार्रवाई की जाएगी। जांच तो शुरू हो गई, लेकिन स्कूल प्रशासन ने साफ कर दिया कि लड़की की ओर से इस पर कोई लिखित शिकायत नहीं की गई है। स्कूल और कॉलेज में हिजाब पहनने से जुड़ा विवाद कर्नाटक से शुरू हुआ था, जिसके बाद रोजाना देश के कई हिस्सों में प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शन वाली जगहों में जम्मू कश्मीर भी शामिल हो गया, जहां के कुछ इलाकों में स्कूल में हिजाब पहनने के समर्थन और विरोध में प्रदर्शन हुआ। कठुआ में कुछ लोगों ने छात्राओं को हिजाब पहनने से रोकने पर नाराजगी जताई और रैली निकाली। टीचर्स अंदर नहीं जा रहे हैं बच्चों को लेने के लिए कि वो कह रहे हैं कि आपने हिजाब लगाया है। अब क्या बोलेंगे, कल को बोलेंगे सरदारों ने पगड़ी क्यों लगाई। कठुआ में हिजाब के विरोध में भी एक प्रदर्शन हुआ और बजरंग दल के लोग सड़कों पर बैठ गए। तो वहीं जम्मू में डोगरा फ्रंट ने प्रदर्शन किया। इन लोगों ने बड़े बड़े पोस्टर लेकर नारे लगाए, जिन पर लिखा दिखा हिजाब या किताब। हिजाब भैया, हिजाब भैया। हिजाब विवाद पर देश के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन के साथ साथ जबानी जंग भी तेज हो गई और हिजाब विवाद के पक्ष और विरोध में बयान आते रहे। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने भी इस मुद्दे पर अपनी राय बताई। मेरा सवाल ये कि आप और न्यूज 18 से बात करते हुए हिजाब विवाद पर बेबाकी से अपनी बात रखी। उन्होंने दो टूक कहा कि किसी भी संस्था में पढ़ने वालों को वहां के नियम मानने ही चाहिए। आप जब किसी संस्था का हिस्सा बनते हैं तो उस संस्था का अनुशासन आपको स्वीकार करना पड़ेगा। अगर आप उसको स्वीकार नहीं करते, आप किसी और संस्था में चले जाइए। यही नहीं, उन्होंने ये भी बताया कि कुरान में हिजाब को महिलाओं के पहनावे का हिस्सा नहीं माना गया है। धर्म से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। हिजाब शब्द का प्रयोग महिलाओं के ड्रेस के संदर्भ में कहीं हुआ ही नहीं है। आरिफ मोहम्मद खान 3 तलाक का भी खुलकर विरोध करते रहे हैं और जब केंद्र सरकार ने इसके खिलाफ कानून बनाया था तो उन्होंने सरकार की तारीफ की थी। वो हिजाब विवाद पर भी बेखौफ होकर बोले। कुरान की तालीम और उन्होंने साफ साफ कहा कि हिजाब या बुर्के से महिलाओं की पहचान दबती है। लेकिन आरिफ मोहम्मद खान के हिजाब के विरोध में बोलते ही कई मुस्लिम धर्मगुरु भड़क गए। उनकी तो कोई हैसियत नहीं है मुस्लिम समाज में किसी कानून की जो है व्याख्या करने की। वो तो एक आम सियासी लीडर हैं। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी भी खुलकर उनके खिलाफ सामने आए। अगर कुरान पाक उन्होंने पढ़ा होता तो उन्हें मालूम होता कि हिजाब इस्लाम का जरूरी हिस्सा है। मुस्लिम समुदाय की कुछ लड़कियों ने भी आरिफ मोहम्मद खान के बयान को गलत बताया। कुरान करीम में ये कहा गया है कि मतलब तुम अपने ऊपर ऐसी चादर डाल लो जिससे तुम पहचानी न जाओ, तो इसमें हिजाब का हुक्म दिया गया है। कर्नाटक का हिजाब विवाद हाई कोर्ट में है और 14 फरवरी को इस पर अगली सुनवाई होगी। तब तक के लिए अदालत ने स्कूलों में किसी भी तरह के धार्मिक कपड़ों पर रोक लगा दी है। हालांकि अदालत ने साफ कर दिया था कि यह आदेश सिर्फ उन संस्थानों पर लागू होगा जहां कॉलेज की ओर से यूनिफॉर्म तय की गई है। मतलब जिस स्कूल या कॉलेज में यूनिफॉर्म नहीं है वहां छात्र अपने हिसाब से कपड़े पहनकर जा सकते हैं। एक तरफ यह मामला कर्नाटक हाई कोर्ट में है तो वहीं दूसरी ओर कुछ और छात्राएं सुप्रीम कोर्ट पहुंच गईं। एक दिन पहले हुई सुनवाई में इन छात्राओं को कर्नाटक हाई कोर्ट से कोई अंतरिम राहत नहीं मिली थी, यानी कि फिलहाल उनके स्कूल में हिजाब पहनने पर रोक लगा दी गई थी और इसी के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई, जिसमें मांग की गई कि जब तक कोई फैसला नहीं आता तब तक उन्हें स्कूल कैंपस में हिजाब पहनने की इजाजत दी जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई की कोई तारीख नहीं दी। मुख्य न्यायाधीश ने साफ साफ कह दिया कि वो सही वक्त पर इस मामले को सुनेंगे। साथ ही उन्होंने यह भी बोल दिया कि इस मामले को ज्यादा बढ़ाया न जाए। वहीं हिजाब विवाद में अभिनेत्री सोनम कपूर भी कूद पड़ी। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की जिसमें केवल एक फोटो थी, लेकिन ये एक फोटो बहुत कुछ कहती नजर आई। सोनम कपूर ने जो तस्वीर शेयर की उसमें एक तरफ पगड़ी बांधे एक शख्स और दूसरी तरफ हिजाब पहने एक महिला दिखी।
पगड़ी बांधे शख्स की तस्वीर के ऊपर लिखा था कि यह पहनना एक चॉइस हो सकती है, जबकि महिला की तस्वीर के ऊपर लिखी लाइनों के जरिए सवाल पूछा गया कि यह पहनना चॉइस नहीं हो सकती। सोनम ने अपनी इस पोस्ट में कुछ और नहीं लिखा, लेकिन इस एक तस्वीर को शेयर करके वो हिजाब विवाद में कूद पड़ी, जिसके बाद बीजेपी ने उन्हें खरी खरी सुना दी। पार्टी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा तो इतना भड़के कि उन्होंने उन्हें सलाह दे डाली कि वो अपने काम से काम रखें। तुम्हारा काम कलाकार वाला है, तुम अपना कलाकार का काम करो, लेकिन ऐसे मसलों के अंदर जो बड़े सेंसिटिव इश्यू होते हैं उनके अंदर तुम्हारी दखलंदाजी ऐसा समझा दिखाती है जैसे तुम किसी पर्टिकुलर पार्टी के एजेंडे पे काम कर रहे हो। सोनम कपूर से पहले जावेद अख्तर और कंगना रनौत जैसी मशहूर हस्तियां भी हिजाब विवाद पर बोल चुकी हैं। पंजाब के सीएम चन्नी के भतीजे भूपेंद्र सिंह हनी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ईडी के बाद अब आयकर विभाग भी उनके खिलाफ अवैध रेत खनन मामले में केस दर्ज करने की तैयारी में है, जिसके लिए जल्द ही विभाग के अधिकारी अब तक हुई जांच की जानकारी हासिल करने के लिए ईडी से संपर्क कर सकते हैं। और चन्नी के भतीजे पर पिछले 5 वर्षों के समय करोड़ों की टैक्स चोरी के आरोप में केस दर्ज हो सकता है, क्योंकि पिछले महीने ईडी की छापेमारी में उनके ठिकानों से करीब 8 करोड़ रुपए कैश और करोड़ों की संपत्ति के दस्तावेज मिले थे, जिसके बाद उन्हें काले धन का इस्तेमाल कर रेत खनन के ठेके लेने के मामले में गिरफ्तार किया गया था और ईडी ने पूछताछ के लिए उन्हें रिमांड पर भी लिया था। फिल्म शमशेरा का टीजर जारी हो गया। रणबीर कपूर, संजय दत्त और वाणी कपूर की फिल्म शमशेरा का टीजर जारी कर दिया गया। यह फिल्म 22 जुलाई को रिलीज होगी। उत्तराखंड के गंगोत्री में रिटायर्ड कर्नल अजय कोठियाल ने आम आदमी पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। अजय कोठियाल राज्य में आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार भी हैं। आप हकदार हो मेरा गला पकड़ने के। अगर इसमें से, इस मैनिफेस्टो में से किसी भी मुद्दे को मैं नहीं करते हुए दिखाई दिया। अफ्रीकी देश सूडान की राजधानी खर्तूम में कई लोगों ने सेना के शासन के खिलाफ फिर प्रदर्शन किया। पिछले साल वहां सेना ने तख्ता पलट कर दिया था। टाटा सन्स के बोर्ड ने कंपनी के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन का कार्यकाल 5 साल के लिए बढ़ा दिया। ममता बनर्जी के भतीजे पर गोवा के सीएम ने हमला बोल दिया। एक दिन पहले ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने गोवा की एक रैली में वोटरों से बीजेपी से पैसे लेकर टीएमसी को वोट देने की अपील की थी। और उनके इसी बयान पर गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने उन पर जोरदार हमला बोला। टीएमसी को आदत है, हमें आदत नहीं है। लोगों का विश्वास हमारे ऊपर है और जो काम हमने यहाँ पे किया है उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। इससे पहले नॉर्थ गोवा में एक रैली के दौरान अभिषेक बनर्जी ने बीजेपी से पैसे लेकर टीएमसी को वोट देने वाला विवादास्पद बयान दिया था। कमल से पैसा लेना और दोनों फूलों का बटन दबाना। इसी रैली में अभिषेक ने बीजेपी पर सरकारी एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करने और उनके जरिए उन्हें परेशान किए जाने का आरोप भी लगाया था। किताबों के जरिए ड्रग्स की तस्करी के एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया गया। दिल्ली में एनसीबी ने पूरे देश में फैले इस रैकेट पर शिकंजा कसा, जिसके बाद पता चला कि इस रैकेट से जुड़े लोग पहले विदेशों से पार्सल की आड़ में ड्रग्स भारत मंगवाते थे। इसके बाद उन्हें किताबों में छिपाकर पढ़ाई करने वाले छात्रों तक पहुंचाया जाता था। एनसीबी के मुताबिक भारत के कई शहरों में रहने वाले बच्चों के घरों तक भी किताबों में छिपाकर ड्रग्स पहुंचाए जाते थे। इस रैकेट का पर्दाफाश करते हुए एनसीबी ने अलग अलग शहरों में छापे मारे और 22 लोगों को गिरफ्तार किया। बताया गया कि गिरफ्तार आरोपियों में आईटी कंपनियों में काम करने वाले समेत कई हाई प्रोफाइल लोग शामिल हैं। यही नहीं, इस मामले में एनसीबी ने अपने ही एक सिपाही को भी गिरफ्तार कर लिया जो आरोपियों की मदद करता था। गुरुग्राम में हादसे के बाद बिल्डर के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। वहां एक रोज पहले एक हाउसिंग सोसाइटी की 6ठी मंजिल की छत का एक हिस्सा गिरने से बड़ा हादसा हो गया, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। और सुबह होते होते उस हाउसिंग सोसाइटी के बाहर भारी भीड़ जमा हो गई। वहां हंगामा न हो, इसे देखते हुए फौरन बड़ी संख्या में पुलिस के जवानों को तैनात कर दिया गया। हाउसिंग सोसाइटी के गेट को भी बंद कर दिया गया और वहां पहुंचे मीडिया के लोगों को अंदर जाने से रोक दिया गया। इसके बाद मीडिया कर्मी और वहां खड़े दूसरे लोग लगातार गेट को खुलवाने की कोशिश करते रहे, लेकिन पुलिस वालों ने उन्हें ऐसा नहीं करने दिया। जबकि सोसाइटी के अंदर से भी लोग पुलिस वालों से गुहार लगाते रहे कि उन्हें मीडिया से बात करने दी जाए। एक महिला तो पुलिस कर्मियों से अपनी बात कहते कहते रोने लगी। डेथ हो गई है, उनके हस्बैंड का पैर काट दिया गया है। अब तो सुन लो कोई हमारी।
काफी देर तक चले इस हंगामे के बाद आखिरकार मीडिया के लोग अंदर पहुंचे, जिन्हें देखते ही वहां रहने वाले लोगों के सब्र का बांध टूट गया। हादसे से घबराई एक महिला तो फूट फूट कर रोने लगी। बताया गया कि कुछ दिनों पहले उस महिला के फ्लैट में भी छत का एक हिस्सा टूट कर गिर गया था। यही नहीं, गुरुग्राम की इस हाउसिंग सोसाइटी की परेशानियां बताते बताते एक बुजुर्ग का गला भर आया। हमारी पूरी फैमिली है ये, एक का भी जाना हमारे लिए उतना ही दुख है जैसे मेरा मेंबर, वो मेरे ही मेंबर हैं सभी जो गए हैं। वहां रहने वालों ने आरोप लगाया कि इससे पहले भी वहां कई बार छोटे मोटे हादसे हुए हैं, लेकिन इस बार वहां जो घटना हुई उसमें 2 लोगों की जान चली गई। बताया गया कि यह हादसा उस वक्त हुआ जब वहां के एक ब्लॉक की 6ठी मंजिल पर मरम्मत का काम चल रहा था, जिसकी वजह से छत का एक हिस्सा टूट गया और उसके मलबे के वजन से नीचे की 4 मंजिलों की छतों का हिस्सा भी ढह गया। लेकिन पहली मंजिल पर लोग रहते थे जो मलबे के नीचे दब गए। हादसे के बाद मौके पर पहुंची एनडीआरएफ की टीम वहां फंसे हुए लोगों को बचाने में जुट गई। उनका जिस तरह से पैर फंसा है और उसके ऊपर जो लेंटर का हिस्सा गिरा है, उसको निकालने के लिए काफी समय लग रहा है। और पूरी रात चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद एनडीआरएफ की टीम ने वहां फंसे एक आदमी को बचाकर निकाला और उसे अस्पताल भेजा, लेकिन 2 महिलाओं को नहीं बचाया जा सका। काफी रेस्क्यू ऑपरेशन था, काफी मलबा उनके पैरों पे इकट्ठा हो रखा था। करीब 16 घंटे चले इस रेस्क्यू ऑपरेशन में एक आदमी की जान बचाने पर एनडीआरएफ की टीम के सदस्यों ने एक दूसरे को गले लगाकर खुशी जताई। दिल्ली के पास हरियाणा के फरीदाबाद से एक रोंगटे खड़े करने वाला वीडियो सामने आया। वहां एक मां ने अपने बेटे को साड़ी से बांधकर 10वीं मंजिल से लटका दिया। बताया गया कि यह घटना 6 जनवरी की है, जिसका वीडियो अब वायरल हुआ, जिसमें एक हाउसिंग सोसाइटी की एक इमारत की 10वीं मंजिल पर खड़ी एक महिला साड़ी की मदद से एक छोटे बच्चे को 9वीं मंजिल से ऊपर खींचती हुई दिखाई दी। बताया गया कि ये महिला उस बच्चे की मां है, जिसने पहले अपने बेटे को इसी तरह 9वीं मंजिल पर गिरे कपड़े को उठाने के लिए उतारा। इस दौरान थोड़ी देर के लिए वहां सभी की सांसें अटकी रही, क्योंकि बच्चे की जान हवा में लटक रही थी। नीचे उसकी मदद के लिए कोई भी नहीं था। इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया, जिसके बाद उस महिला को इस हरकत के लिए पछतावा भी हुआ। बहुत गलत किया मैंने उस टाइम, मेरे मतलब दिमाग में पता नहीं क्या ऐसा कुछ हुआ कि मैं समझ में नहीं आया मेरे को। वहीं इस हाउसिंग सोसाइटी में रहने वालों ने भी इस घटना पर चिंता जताई। रिटर्न उसको नोटिस भी दिया है बिल्डर ने अपनी तरफ से, ताकि आगे से भविष्य में ऐसा ना हो। बताया गया कि बिल्डर ने भी इस परिवार को आगे इस तरह की हरकत नहीं करने की चेतावनी दी। कार से कुचलने के आरोप में फरार पूर्व आईएएस अधिकारी और उनके बेटे को दिल्ली पुलिस ने हरियाणा के गुरुग्राम से गिरफ्तार कर लिया। उन दोनों पर 8 फरवरी को दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में एक आदमी को कार से घसीटने का आरोप लगा था, जिसके बाद से ही रिटायर्ड आईएएस अधिकारी पी सुंदरम और उनके बेटे की तलाश जारी थी, जिन्हें पुलिस ने दिल्ली के पास हरियाणा के गुरुग्राम से गिरफ्तार कर लिया। दोनों लोग पुलिस से बचने के लिए एक 5 स्टार होटल में छिपे हुए थे, जहां पुलिस ने दबिश देकर उन्हें गिरफ्त में ले लिया। उनकी गिरफ्तारी एक सीसीटीवी वीडियो के आधार पर हुई, जिसमें रिटायर्ड आईएएस अधिकारी की कार दिखाई दी और उन पर करीब 400 मीटर तक एक आदमी को बोनट पर खदेड़ने का आरोप लगा। एक दूसरे वीडियो में वो आदमी कार के किनारे सड़क पर गिरा दिखाई दिया, जिसके बाद उसकी मदद करने की बजाय वो दोनों लोग तेज रफ्तार से वहां से फरार हो गए। आईपीएल के लिए सुबह से खिलाड़ियों की नीलामी शुरू हो जाएगी। आईपीएल के लिए अगले 2 दिनों तक बेंगलुरु में खिलाड़ियों की नीलामी होगी। इसमें 590 खिलाड़ी शामिल होंगे, जिनमें 307 भारतीय हैं। इस बार आईपीएल में 10 टीमें हिस्सा लेंगी। गृह मंत्री अमित शाह ने यूपी के बरेली समेत कई इलाकों में चुनाव प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने राज्य से माफिया राज और जातिवाद खत्म करने का दावा किया। योगी जी की सरकार चली है, मुझे बताओ उत्तर प्रदेश में दूरबीन लेकर भी माफिया